तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। पहले यूसीसी की बात और अब देखिए विपक्ष की एकता पर, पटना की बैठक पर किस तरीके से नाम ले लेकर हमला वो कर रहे हैं। एक एक पार्टी का नाम लिया, एक एक पार्टी पर कितने लाखों करोड़ के घोटाले का इल्जाम है। आज वो जनता को फिर से याद दिला रहे हैं। ये वो उस दौर की याद दिला रहे हैं जब 2013 में वो कैंपेन कर रहे थे और 2014 में, जब 2004 में, माफ कीजिएगा, 14 में फिर वो प्रधानमंत्री बने। तो उस वक्त की यूपीए सरकार के घोटालों की आज याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गारंटी है। फोटो खिंचाने के लिए सारे विपक्षी दल पटना में मिले थे। विदेश से लौटने के बाद ये पहला मौका है जब उनको भी मौका मिला देश में जो कुछ उनके पीछे हुआ उस पर बात करने का, और विपक्षी पार्टियों की उस बैठक के ऊपर ऐसा चुन चुनकर प्रहार और 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी का इल्जाम। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उस मोड में आ गए हैं जो हम 2013 की कैंपेन देख रहे थे। ये कई बार लगेगा कि ये जो जितने घोटालों की सूची है उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो पुराने हैं, लेकिन लालू यादव तो अभी विपक्ष का चेहरा बने हैं ना भाई। वही लालू यादव जो चारा घोटाले में हैं, रेलवे में लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोपी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं फिट हो गया हूं, नरेंद्र मोदी को फिट करूंगा। तो मुझे लगता है कि देश की जनता इन चीजों को कनेक्ट करेगी, उसका जुड़ाव सीधा होगा। और ये तो सच है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आंकड़ों का ऊपर नीचे हो सकता है, किसी मामले में कौन दोषी हुआ कौन नहीं हुआ, लेकिन ये तो इस देश के लोगों को पता है ना कि इतने घोटाले हुए और उन घोटालों के साथ एक चेहरा चिपका हुआ है। नरेंद्र मोदी वही चेहरा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो घोटालों से चेहरे चिपके हैं वो सारे चेहरे चिपक कर हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। बताओ अब क्या करोगे। नहीं, लेकिन वो अब मामला कहीं बात पुरानी तो नहीं हो गई। आपने अभी लालू जी का याद दिलाया। 2013 में तो खूब लोगों को याद रहा था। मोदी जी मध्य प्रदेश गए हुए हैं। मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद। और जैसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ा मुकाबला खड़ा है और कहीं कि कांग्रेस को एज की बात भी लोग कर रहे हैं। अब है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह की, और बीजेपी के पास भी खबरें आ रही थी, तो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला बढ़ाना नेता का सबसे बड़ा काम होता है। और इस चुनाव में जो डिमोरलाइज वर्कर अगर है कहीं, तो उसको टॉकिंग पॉइंट देना, विपक्षी पर हमले के हथियार देना। तो एक तरफ तो उन्होंने 24 के इलेक्शन का पूरा मूड तय सेट किया, यूसीसी और उसकी बात करके, क्या कहते हैं, पसमानदा मुसलमान की बात करके विपक्ष को आईना दिखाया। दूसरा, भ्रष्टाचार की बात करके उन्होंने एक नैरेटिव ये भी सेट किया कि देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार पर लगातार कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रही है, तो ये भी जो है, जिस तरह कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी के लिए भारी पड़ गया, तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही, जिसको कहते हैं पेशबंदी, पहले ही कांग्रेस और विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार के लिए कटघरे में, आरोपों के कटघरे में खड़ा करके अपने कार्यकर्ताओं को एक टॉकिंग पॉइंट दिया कि भाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो ये इलेक्शन का पूरा चुनावी भाषण है प्रधानमंत्री जी का। वरना अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं 20 लाख करोड़ का जो है घोटाले हुए हैं, तो सरकार उनकी है। 20 लाख करोड़ कोयला घोटाला में तो अदालत ने कह दिया कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। उसके बाद सीबीआई 2G वाले में, उसके बाद सीबीआई आगे गई नहीं। तो ये सब सवाल भी हैं। इसलिए ये मुझे लगता है, मैं चुनाव का एक मुद्दा और एक चुनावी एक टॉकिंग पॉइंट देने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का प्रधानमंत्री उस दिन यहाँ नहीं थे, अमेरिका में थे जब 23 तारीख की बैठक हुई थी, लेकिन उस दिन भी बीजेपी के सभी नेताओं ने यही कहा था, प्रवक्ताओं ने, कि सब लोग भ्रष्टाचारी हैं। को ज्यादा याद किया गया। स्मृति ईरानी जी को आई थी बात, उस दिन इमरजेंसी को ज्यादा याद किया गया, इमरजेंसी को भी किया गया। ये कहा गया कि ये सबके सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए परिवारवादी लोग हैं और अपनी पार्टी को और अपने लगे ऊपर लगे आरोपों के का बचाव किसी तरह करने के लिए यहां पर आए। अब वो बात प्रधानमंत्री रीइंफोर्स कर रहे हैं, लेकिन क्या ये माहौल है 2013-14 वाला? देखिए, मुझे लगता है करप्शन वाला जो इशू है ये एक्चुअली नॉन इशू बनेगा। वो इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा, और सारे रिकॉल वैल्यू जिसकी है, जो स्टेटमेंट दिया रिकॉल वैल्यू है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं आप जरा सोचिए। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, इनडायरेक्टली इम्प्लाई कर रहे हैं कि बीजेपी के जो कई सारे चीफ मिनिस्टर्स है या कार्यकर्ता है या कई लोगों पे आरोप जो है करप्शन के, वो अभी अभी पिछले हम 8-9 साल से सुन रहे हैं। बट ये जो फैमिलीज है, ये जो सत्ता में इतनी देर से रहे लोग हैं, इनके ऊपर जो बड़े बड़े करप्शन केसेस है, वो हो सकता है कि कई जगह एविडेंस नहीं है, कई जगह केसेस चलते गए और नहीं किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर सिर्फ आरोपों की बात है तो सब इक्वल है। फिर यहाँ पे भी करप्शन है, वहाँ पे भी करप्शन है। आम आदमी पार्टी जो कि करप्शन का एजेंडा पे वो पार्टी उभर के आई इस देश में,
आज उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम है। तो करप्शन का जो मुद्दा है वो खत्म हो रहा है। ये माना जा रहा है कि सब करप्शन कर रहे हैं, तो ये कोई मुद्दा है ही नहीं। तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने जो रिकॉल वैल्यू किया है सिर्फ इस वजह से किया है कि पुराना जो ओल्ड क्लास जिसको कहते हैं, जो एलीट क्लास था इंडिया का, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, 60 साल वो पावर में रहे और यही इनके किसी के साथ अलायंस में, किसी के साथ बिना अलायंस के। पर ये फैमिलीज जो है 60 साल इस कंट्री में इन्होंने इतनी करप्शन की है। 8-9 साल से बीजेपी कहीं कहीं पे पावर में है, उनके ऊपर जो इल्जाम है वो वैसे ही इल्जाम है जो बाकियों पे इल्जाम है। तो कोई नई बात नहीं। इसमें आपको नॉन इशू लगता है, चुनाव के लिए कम से कम कोई मुद्दा नहीं लगता? मुझे नॉन इशू। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये सारी पार्टियां, देखिए आरोप किसके ऊपर है देश के अंदर। आज कम से कम आप केंद्र सरकार में टॉप में जितने लोग बैठे हैं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन वो ये कहेंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर है, ये याद दिलाया जाएगा। लालू यादव पार्टी के मुखिया जेल में थे, ये बताया जाएगा। ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर आरोप है, ये बताया जाएगा। इसी तरीके से स्टालिन के ऊपर सीधा अपना आरोप है, उनका टेप निकल आया जिसमें उन्हीं के वित्त मंत्री ये सारी बातें करते हुए नजर आए। केसीआर की बेटी के ऊपर सीधा सीधा आरोप है, वहां सीधा टॉप पर आरोप लग रहा है। लेकिन देखिए, आप अगर कर्नाटका की बात लें, कर्नाटका में भी ये आरोप जो है, कई लोगों ने कहा कि करप्शन जो है मेन मुद्दा बना कर्नाटका में। पेसीएम कैंपेन चलाया था, आपको याद होगा कि अगर तो ये बात है और बीजेपी के पास इतने सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है कि भाई ये जेल में था, वो जेल में था, इन लोगों को बेल मिली, ये लोग बेल पर है, तो वो आर्ग्यूमेंट वहां नहीं चला फिर। अगर राइट, इसलिए मैं मानती हूँ कि डीके कुमार जेल गए थे बेल पे। हाँ बेल पे, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलने वाला है। लोगों को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ गई है कि भ्रष्टाचार सभी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट हर्षवर्धन जी। इसमें थोड़ा सा बस आरती से मेरा मत भिन्नता है मेरी, वो जरूरी है। नॉन इशू ही होता है, करप्शन और महंगाई ये कभी इशू नहीं होता है। लेकिन इशू बनता कब है? जब आपके पास कोई ट्रिगर पॉइंट हो, यानी किसी चीज पर आप उसको तान सकते हैं, जो देशज भाषा में कहते हैं। अभी साफ साफ दिख रहा है कि ये सारा विपक्षी गठजोड़ होकर किसके बीच में रहा है? देश में जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। और ये अभी पहली चुनावी सभा है प्रधानमंत्री की। अब इसके बाद जब इसकी प्रतिक्रिया आएगी तो उसके बाद जिसको हम स्पाइरल इफेक्ट कहते हैं, वो भ्रष्टाचार पर चर्चा शुरू होगी और देश के लोगों को दिखेगा, वो कनेक्ट करेंगे किसके ऊपर है। रेड भी शुरू होगी, रेड भी शुरू होगी। नहीं तो चलिए, रेड तो ऑलरेडी चल रही है, और जो भ्रष्टाचार में उनके खिलाफ रेड होनी चाहिए, हमें लगता है उसका तो हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। देखिए, मैं आरती जी की बात से इसलिए मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार और काउंटर भ्रष्टाचार के आरोप अभी विपक्ष भी लगाना शुरू कर देगा साहब, है वो अपने तरीके से निकाल के लाएंगे। तो ये बात सही है कि अब आप एक सामान्य आदमी से बात करिए तो कहता है सभी भ्रष्ट हैं, सारे चोर हैं। ये एक जनरल नरेशन हो गया है। आप रिक्शा वाले से बात करिए, टेम्पो वाले से बात करिए, किस खेत में किसान, अरे सारे सभी चोर हैं। ये एक जो है हो गया। पहले क्या होता था, नहीं जो सत्ता में है वो चोर है, वो बदमाश है। अब सबसे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा दिया कि आम आदमी पार्टी जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। बाकी सारी पार्टियां तो अलग अलग कारणों से बनी देश में, लेकिन आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जो हुआ उससे गर्व से निकली हुई पार्टी है। और सबसे बड़ी यूएसपी अरविंद केजरीवाल की यही रही कि हम अकेले ईमानदार, कट्टर ईमानदार। ठीक है, आज उनके 2 मंत्री जेल में हैं। अब अदालत में साबित होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन तो एक दाग तो लग गया ना, क्योंकि यही पार्टी सबके फोटो रख करके और धरना देती थी। प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल, शरद पवार, लालू यादव। बिल्कुल आप मुझे मुद्दे पर ले आए, यही बात है। वो मुझे लग रहा है वो वही कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर कौन सा दाग है? नरेंद्र मोदी वो बताएंगे, मेरे सामने सब खड़े हैं, मुझ पर एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा, और सामने देख लीजिए किस पर कितने का आरोप। लेकिन वो मनमोहन सिंह भी वही कहते थे, आपको याद भी दाग नहीं था, तो वो भी कहते थे कि मेरे लोग हो सकते हैं कि वो भ्रष्ट हो, मेरे आसपास, लेकिन मेरे पे तो कोई दाग नहीं है। ये उनका डिफेंस था, ये वो डिफेंस देते थे, ये बचाव नहीं कर रहे हैं किसी भ्रष्टाचार का। ये आप लेकिन इसमें दूसरा सवाल है कि हमारे यहाँ जो आपके साथ आ जाता है वो बच जाता है, ये भी तो लोग पूछते हैं सवाल ना। फिर वो हेमंत बिश्व शर्मा से लेके मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी सब तो सारे आरोपी। बहरहाल थोड़ा सा रैप करते हुए 2 बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। एक, उन्होंने सीधा सीधा यूसीसी को आज एंडोर्स करते हुए ये कहा, ये अदालतें चाहती हैं, संविधान चाहता है यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन लोग इसका वोट बैंक के लिए विरोध करते आए हैं। मुसलमान करने वालों ने मुसलमान को दिया क्या, उन्होंने आज खुलकर कहा। पसमानदा मुसलमानों के बीच जाने की बात उन्होंने आज तीसरी बार दोहराई है
किसी फोरम से, और कहा है पासमानदाओं का बड़ा शोषण हुआ है। उसी धर्म में एक वर्ग ने, पासमानदा मुसलमान जो अधिकांश जो ज्यादातर पॉपुलेशन है मुसलमानों की वो हैं, उनका बहुत शोषण हुआ, उनके बीच हम जाएंगे। ये दूसरी बात। और तीसरा, उन्होंने करप्शन का मुद्दा आज उठाया है और साफ कहा, नाम लेकर के जितनी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर इकट्ठा हो रही हैं, ये सब दागी हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप इन सब पर टोटल करिए तो बनेगा। यूसीसी मुद्दा बन रहा है, आपका मानना 2024 का, और भ्रष्टाचार एक कॉमन थीम की तरह साथ साथ चलता रहेगा, तो पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। चलेगा। दूसरा एक सब जो महत्वपूर्ण चीज है, इस पर हमको बात करनी चाहिए, वो जो प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को रीच आउट करने की बात की है। देखिए, आमतौर पर मुस्लिम्स को माना जाता है कि बीजेपी के विरोधी जो खेमा है उसकी प्रॉपर्टी है, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, उसका वोट बैंक कह लीजिए, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी कह लीजिए, वो है। और बीजेपी कभी आमतौर पर इस तरह रीच आउट भी नहीं करती थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में चुनाव लड़ रहे होते थे तो कुछ शियाओं के वोट मिल जाते थे उनको, और कभी कभी मुख्तार अब्बास नकवी और शहनाज हुसैन जैसे नेता या सिकंदर बख्त जैसे नेता, आरिफ बेग जैसे नेता सामने आ जाते थे। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को एक मतलब संगठित रूप से रीच आउट करने के लिए कह रहे हैं। मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं देश में, बीजेपी बना रही है। और पसमानदा मुसलमानों का जो मुद्दा उठा करके, देखिए पसमानदा मुसलमानों का मामला वैसे ही है जैसे हिंदुओं में मंडल और अमंडल, जैसे मंडल और गैर मंडल की जातियां, वैसे ही पसमानदा और अशराफ का मुद्दा है। और ये एक बड़ा मूव है, पॉलिटिकल मूव नरेंद्र मोदी जी का, कि वो जो मुस्लिम एज ए एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी जो अपोजिशन की एक तरह से वो है थाती, उसको ब्रेक करने की कोशिश है कि ये मौलाना, अपर कास्ट मुस्लिम्स, अशराफ, ये एक तरफ, और ये आपके जो है जो छोटी जातियों के, पिछड़ी जातियों के मुस्लिम जो है, जुलाहे, नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, ये सारे जो, ये भी बताया उन्होंने बात कर करके कि अशरफ सब्जी वाले, मनिहार, पसमानदा होते हैं, वो क्या काम करते हैं। ये एक बड़ी, मुझे लगता है सबसे बड़ी कोशिश, राजनीतिक कोशिश नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की ये है, ये 2024 के लिए। नहीं, लेकिन इसमें एक विरोधाभास है। आप यूसीसी की बात भी एक ही सांस में कर रहे हैं और उसी सांस में पासमानदा को साथ लेने की बात भी कर रहे हैं। आप यूसीसी लाएंगे, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या इसका विरोध कहां से होगा? मुस्लिम समाज में ही इसका विरोध होगा। देखिए, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया एक्चुअली, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी एक मोनोलिथिक कम्युनिटी नहीं है, होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है। जैसे हिंदूज होमोजेनस नहीं है, कितने डिफरेंट सेक्स है, कितनी डिवर्सिटी है, वैसे ही मुस्लिम जो इंडिया में है वो होमोजेनस नहीं है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लॉ है, लेकिन जब आप पूरे सोसाइटी को देखते हैं, आपको दिखता है कि बैकवर्ड कौन है, कि पिछड़ा कौन है, किसके साथ जाति किसके साथ हुई है, डिप्राइव किसको किया गया है, किसको बिल्कुल पिछड़ा हुआ रखा है, वो एजुकेशन में हो, वो जॉब्स में हो, वो कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी, किसी में भी किसको रखा है। और सबसे बड़ी बात, 1947 से लेकर अभी तक जो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहां से रहा है? वो दो जगह से आता है। एक तो मौलवी और मुल्ले, और उनको कवर फायर देने के लिए कौन बैठे हैं? मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, किसके? अपर क्लास के, जो अशराफ की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो अशराफ है वो इन अ वे कंजर्वेटिव मुस्लिम, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम क्लर्जी है, जो इस्लामिक रिलीजन को अपना चैंपियंस मानते हैं अपने आप को, तो वो उनकी जो सांठ गांठ है, नेक्सस जो है मुस्लिम एलीट और वो कंजर्वेटिव एलिमेंट में, उनकी नेक्सस की वजह से सिर्फ दो लोगों को फायदा हुआ। एक तो वो मुल्ला और मौलवी, और वो जो ऊपर मुस्लिम एलीट क्लास का बैठा हुआ इंटेलेक्चुअल है। जो बीच के लोग हैं, जो मुसलमान, जो आम मुसलमान हैं, वो वही खेत में भी आपको दिखेंगी मुस्लिम औरतें, वो आपको वही काम करती हुई दिखाएगी जो कोई साधारण हिंदू गरीब फैमिली कर रही होगी। उनमें आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत अंतर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लॉ, सिविल लॉ, और इकोनॉमिक डिप्रिवेशन जहां पे है, और जिनको सोसाइटी या एलीट क्लास ने और मुल्लों ने बिल्कुल दबोच के रखा है, मुझे लगता है ये डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी नहीं। लेकिन इसमें ये प्रमाइस आप लेकर चल रही है कि वो रिसेप्टिव है यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून के लिए। देखिए, वो आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, नहीं। अब देखिए कि उनको मैंने आपको इसलिए नेक्सस समझाया
नेक्सस कैसे कंट्रोल कर रहा है इस सारे पसमानदा जिनको ना एजुकेशन है, बैकवर्डनेस है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या है पिछले 75 साल में उनके साथ। तो आपको ये बिल्कुल कई सारे लोग बोलेंगे जी जो कॉमन मुसलमान है वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं है, या क्योंकि उनको तो एक्सपोजर ही नहीं है, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाले तो वही मौलवी है, मुल्ले है। लेकिन ट्रिपल तलाक जब हुआ यही सारी एक प्रोसेस चली, यही डर था। तो इस वक्त भी मुझे लगता है ये मन ही मन जो मुस्लिम औरतें हैं, हाँ, जो शिकार है, वो यूसीसी चाहती होंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पसमानदा बच्चियों के बारे में उन्होंने बात की वो यही सोच। देखिए ट्रिपल तलाक पर विरोध होगा सब जानते थे, उसके बाद भी कानून बनाया मान करके कि मुस्लिम औरतों को जरूरत भी है, वो चाहती भी हैं। इन्होंने भी ये बात उनसे दोबारा मैंने पूछी, कहा मुस्लिम औरतें कम से कम इस हक में होंगी कि यूसीसी आए। नहीं, देखिए जो जाहिर है जो प्रभावित है वो तो चाहेगा कि बदलाव हो। मान लीजिए जो इस्लामिक लॉज, ये शरीयत की जो कानून है जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरतों के खिलाफ जाती होंगी, ये जो उनके हिसाब से वो देखती हैं कि भाई हिंदू औरतों को ये अधिकार है, उनको नहीं है। मान लीजिए जैसे ट्रिपल तलाक का ही मसला था या 4 शादियों वाला मसला, ये सब चीज़ें हैं। हालांकि इसको लेके अलग अलग बहस है, कितने लोग 4 शादी करते हैं, लेकिन एक प्रोविजन तो है। देखिए एक हिंदू मर्द जो है दूसरी शादी करने के पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो लॉ इलीगल है। मुस्लिम मर्द भले न करे लेकिन वो सोच सकता है क्योंकि वो लीगल नहीं है। मैं जो कह रहा था प्रधानमंत्री जी की जो कोशिश है, जो मैं रीड कर पा रहा हूँ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मेरी बात नहीं हुई है बीजेपी किसी नेता से, लेकिन जो मुझे लगता है वो 2 लेवल पे इसको कर रहे हैं। एक तरफ पसमानदा मुस्लिम जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी है, उसको जो ये आरती कह रही हैं कि इकोनॉमिक इमेंसिपेशन हो उसका, इकोनॉमिक पार्टी जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट भी कहती है, सबसे ज्यादा सच्चर कमीशन उन्हीं के बारे में तो बता रही है, उन्हीं के बारे में बोल रही है। उनको मुख्यधारा में जो आर्थिक मुख्यधारा है, विकास की मुख्यधारा है, उनको लाया जाए, उनको लाभ दिए जाए, वो जो पिछड़े वर्गों का लाभ जो मंडल में उनको मिलता है वो मिले। तो जब उनको आर्थिक लाभ मिलेगा तो जाहिर है दूसरी तरफ उनको फिर कन्विंस किया जाएगा यूसीसी जैसी चीज के लिए कि ये भी आपके हक में है। तो ये एक प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि एक तरफ पसमानदा को वो लाभ देने का और दूसरी तरफ यूसीसी लाने का। अब इसके 2 राजनीतिक फायदे मतलब मायने हैं। पहला मायना जो मैंने पहले कहा कि जो अपोजिशन की जो पॉलिटिकल प्रॉपर्टी है उसको ब्रेक करना। दूसरा, मुस्लिम समाज के भीतर भी जैसे मंडल ने हिंदू समाज को आलोड़ित किया ना, पूरा ऊपर से नीचे तक बोतल उलट पलट गई, मुस्लिम समाज में भी उलट पलट नहीं हुआ था। पसमानदा मुसलमानों को आगे ला करके अगर आप कुछ उनको देते हैं तो वो आलोड़न जो है वो मुस्लिम समाज में भी होगा। लेकिन सर वो एक बड़ी दूर की कौड़ी है कि पसमानदा मुसलमानों में कितनी पैठ सरकार बना पाती है या पार्टी बना पाती है उसमें जोखिम क्या है? लेकिन यूसीसी तो एक ऐसी चीज है जो आपको एक टाइम बाउंड मैनर में डिलीवर करना पड़ेगा। नहीं, जैसे ट्रिपल तलाक आपने डिलीवर कर दिया ना, यूसीसी में थोड़ा सा है, खाली मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, उसमें जैन भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, उसमें थोड़ा उसको थोड़ा कंप्रेहेंसिव एक स्वरूप देना पड़ेगा। एक उदाहरण के लिए केवल, क्योंकि ये बात मनोज जी ने भी कही, आरती ने भी कही कि किस तरीके से जो मुसलमानों के जो धर्मगुरु हैं, मौलाना, मौलवी, मुफ्ती, तो वो तमाम लोग जो धर्म को, इस्लाम को इंटरप्रेट करते हैं अपने आम मुसलमान के लिए, उसकी सोच का एक उदाहरण मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं वो, उनका एक इंटरव्यू हाल ही में आप जाएंगे आपको दिख जाएगा यूट्यूब के ऊपर, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें शरिया कानून चाहिए, 4 शादी का प्रोविजन भी चाहिए। और उसके बाद उनका ये आर्गुमेंट है कि एक औरत 35-40 साल में बूढ़ी हो जाती है, जबकि एक मर्द हो सकता है 80 साल में भी बूढ़ा ना हो, तो उसकी जरूरत है कि वो शादी करे, उसको अधिकार होना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि जो मुसलमान औरतें हैं, देखिए कोई भी औरत, वो हिंदू, मुसलमान, ट्राइबल, कोई भी लीजिए आप, किसी औरत को अच्छा नहीं लगता कि उसका पति 2 या 3 या 4 शादियां करे। हर पत्नी को वो चाहती है कि उसका परिवार अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहे। तो इसलिए मुस्लिम औरतें कहीं ना कहीं मन ही मन में इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। आरती देखें, लेकिन मेरा केवल हम कम्युनिटी लेवल पर इसका क्या प्रभाव होगा उस पर बात कर रहे हैं। यूसीसी आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप कर्नाटक में एक स्कूल के अंदर बच्चियां हिजाब ना पहने ये तक तो नहीं करवा पाए।
ये तक हम इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए। उसको भी इस तरीके से बेचा गया पूरी दुनिया में कि जाने कौन सा अधिकार छीना जा रहा था उन बेटियों से। सौरभ जी, दरअसल जो 2 चिन्हित किया आरती ने, एक छोड़ दिया, और उसी छोड़ने की वजह से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा। वो मौलाना मुल्लों की बात कर रही हैं, अशराफ की बात कर रही हैं, लेकिन इस देश में तथाकथित सेकुलर पार्टियों का एक बड़ा वर्ग जो सबसे बड़ी ठेकेदारी लेके चलता है, वो तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को भड़काता है, बहकाता है। और आप जितने ये सेकुलर नेता हैं, इनसे आप बातचीत में, सामान्य बातचीत में देख लीजिए। वैसे तो समाजवादी पार्टी के 2 सांसद हैं जो खुल के बोल देते हैं, आप क्यों जमीयत उलेमाए हिंद की बात करें, वो तो खुलेआम कहते हैं कि ये करना चाहिए। लेकिन जो हिंदू नेता भी हैं सेकुलर पार्टियों के, वो कहते हैं अरे भाई ठीक है ना, उनको 4 शादी करने दो। और तो और मजाक में वो कहते हैं कि अरे हिंदू आदमी को 4 शादी चाहिए, इसलिए वो कह रहा है। आप इसका हल्कापन देखिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो डिबेट है, ये डिबेट इस देश के आधुनिक भारत की बहस है। इसमें हिंदू, मुसलमान, महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, ये कोई मतलब ही नहीं। ये इस देश के हर उस प्रोग्रेसिव व्यक्ति की। और देखिए, यहां आप एक बात समझिए, आप एक तरफ तो कहेंगे कि आप इतने विकसित होते जा रहे हैं, विकासशील होते जा रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज पे बात करेंगे, LGBTQ पे बात करेंगे। दूसरी तरफ आप सबके लिए समान नागरिक संहिता नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये टाइम है, ये समय आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब वो मुसलमानों में कितना उसका स्वागत होगा, कितना नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये बहस होगी। और जैसे कहते हैं ना कि आप ठीक बात कहते हैं तो भले ही बड़ा वर्ग हो जो कहे कि नहीं मानेंगे, लेकिन वो आपका विरोध नहीं कर पाता है। ठीक वही स्थिति बन रही है और ये डिबेट बन। एक संदर्भ में बता दूं, क्योंकि हर्षवर्धन जी के मित्र जो देख अच्छा, एक चीज मैं कह दूं, जरूरी नहीं तो रह जाएगा कहानी कुर्सी की में, ये सब भी पता होना चाहिए दर्शकों को। कल विनोद जी थे, कल विनोद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस नेताओं से बात करके आपको बता रहे हैं, लेकिन आज कह रहे हैं कि नहीं, मेरी भाजपा नेताओं से बात नहीं। तो सर पहले इसको स्पष्ट कीजिए। नहीं, इस बारे में बात नहीं हुई। वैसे तो होती है मेरी बीजेपी के नेताओं से बात। ये कॉमन सिविल को प्रधानमंत्री आज बोला है, मैं बात करूंगा। मैं जो संदर्भ बता रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प संदर्भ है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं इन्हीं की बात की पुष्टि कर रहा हूँ। शाबानो वाला प्रकरण जब हुआ था, तो आपको जाहिर है कि उसमें पहले राजीव गांधी जी ने और आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत ही प्रगतिशील एक पोस्टर लिया था, और आरिफ मोहम्मद ने बहुत जबरदस्त भाषण दिया था। बाद में राजीव गांधी दबाव में आ गए और उसके बाद जियाउर रहमान अंसारी को आगे किया और उन्होंने बिल्कुल उल्टा भाषण दिया। तो मैंने आरिफ साहब से एक बार पूछा था, अब तो गवर्नर हैं वो, ऐसी निजी बातचीत में हमने कहा राजीव गांधी पर किसने दबाव डाला था। आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा विनोद, तुम्हें आश्चर्य होगा, राजीव गांधी आखिर तक मेरी राय के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उन तमाम बड़े हिंदू नेताओं ने, और खास करके जो ठेकेदार बनते थे माइनॉरिटी वोट के हिंदू नेताओं की बात की, उन्होंने कहा कि अगर इस पे फैसला नहीं बदला गया तो मुसलमान वोट हमसे दूर हो जाएगा। तो ये जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं बात सही है, लेकिन मैं आरती की बात से सहमत हूं। अगर मौलाना मान लीजिए अपना स्टैंड बदल लें तो ये तथाकथित सेकुलर क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है। वो तो चूंकि मौलाना ही उस मामले में उनको मजबूर करते हैं। जैसे ही आएगा यूसीसी, देखिएगा देवबंद से आ जाएगा, बरेली से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद जो है मौलाना लोग बोलेंगे। अब मुझे तो उस दिन अरशद मदनी साहब, मैं बड़ा उनका इज्जत करता हूँ, बड़े बुजुर्ग हैं, मुलाकात भी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए 3 औरतों से अगर बच्चा ना हो तो चौथी शादी क्यों ना की। अरे भाई, इसकी गारंटी है कि 3 से नहीं होगा, 34 भी हो जाएगा। वो आदमी अपनी जांच कराया जाकर के फिर कि जब अगर किसी को 3 महिलाओं 3 पत्नियों से औलाद नहीं हो रही है तो इसमें औरत की गलती कैसे हो गई, तो चौथी की क्या गारंटी। सर माइंडसेट ही अलग है। इस तरह के जो तर्क हैं, बेहुदा तर्क है, मैं इनको कहता हूं। ये असली ये शब्द आपने कहा, ये बेहुदे लोग हैं, ये बेहुदी मानसिकता के लोग हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ खारिज किया जाना चाहिए, लानत भेजनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये आपके रैशनल माइंड को वो आदमी बेहुदा लग रहा है, लेकिन जब वो अपने जलसे में बात करता है तो किसी को वो हुक्म लगता है कि इस आदमी के मुंह से जो निकल रहा है ये तो मेरे लिए खुदा का फरमान है। वो वैसे ही है जैसे जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो बहुत सारे तमाम सारे कट्टरपंथी हिंदू जमात के लोग जो है उस वक्त विरोध कर रहे थे। बिल्कुल। और उस वक्त उनकी बात, जब सती के खिलाफ कानून आया तो बहुत सारा विरोध हुआ, लेकिन उस वक्त राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने आगे बढ़ के मोर्चा लिया। मुस्लिम समाज के अंदर से भी एक आवाज उठनी चाहिए और इस तरह के समाज सुधारकों को आगे आना चाहिए। उठ रही है, एक वर्ग है, लेकिन बहुत छोटा वर्ग है, महिलाएं खास करके आगे आ रही हैं। बिल्कुल एक छोटा वर्ग है, लेकिन देखिए इस कंट्री में 75 साल एक ही तरह का नैरेटिव चला, क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक जो मुस्लिम एलीट, इनफैक्ट वही मुस्लिम एलीट ने पाकिस्तान की मांग की थी, लेकिन वो रह गए यहीं पे। और उनकी जो सोच है, जो मानसिकता है, वो बदली नहीं। वो उन्होंने पाकिस्तान को भारत में जिंदा रखा।
जो इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने उसको यहाँ लागू किया, तभी तो ये शरीयत के अंडर, तभी तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है और हिंदू मैरिज एक्ट अलग है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसीलिए है क्योंकि वो मुस्लिम एलीट अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि उनकी जो वो कभी मुगलों के साथ के ज़माने में रहे होंगे पावर में, लेकिन अब ये दूसरा भारत है। ये भारत ट्रांसफॉर्म हो चुका है पिछले 10 साल में और भी ज़्यादा। सबके पास अपनी एक आवाज़ है। बहुत ही एक मिनिस्क्यूल है सेक्शन ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो आज की डेट में बात कर रहे हैं, वो अर्शिया मलिक हो, आमना अंसारी हो, और भी कई सारे लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सब गलत। तो मुझे लगता है कि ये समय, जैसा इन्होंने भी कहा, हम सब का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका टाइम आ चुका है। बेशक रेजिस्टेंस होगी, बिल्कुल, ये जो सारा मौलवी और मुफ्तीज और आसान नहीं होगा, ठीक बात है, क्योंकि उनके पावर तो इसी में है कि वो कंट्रोल कर सके लोगों को। लेकिन राजनीति तो होती ही है कि जो मुश्किल हो उसको आसान करे। इसी की तो राजनीति है, वही तो नेता होता है। भाई मंडल का विरोध तो हुआ था, और वही लोग मंडल का कम विरोध हुआ था, उसमें तो बच्चे जले थे। तो आप देश को आगाह करना चाहते हैं कि अब इसके विरोध के लिए तैयार रहिए। नहीं, विरोध तो मैंने कहा ना, विरोध मैंने हिंदू कोर्ट बिल का एग्जाम्पल दिया, उससे बहुत विरोध हुआ था। उस समय तो संघ के लोग विरोध कर रहे थे, उसमें तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन आया ना, लागू हुआ ना। तो इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की। मैं खाली ये कह रहा हूं कि इस पे प्रधानमंत्री जी को, मतलब ठीक है, उसका फायदा मिलेगा उनको, चुनावी फायदा, लेकिन इसको अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी डायलॉग करें वो जी, जो कि ईमानदारी से करना चाहिए, तो ज्यादा और बेहतर तरीके से हम इसको लागू कर सकते हैं। अब वो आगे क्या प्रक्रिया होगी ये तो अब पता चलेगा अगले कुछ दिनों में, लेकिन आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए अपनी पूरी लकीर क्या होगी वो साफ कर दी है। मुद्दा बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब मजबूत कदम सरकार उठाएगी। और दूसरा, भ्रष्टाचार पर प्रहार, जिसमें वो सारे तमाम विपक्षी दल जो एकजुट हो रहे हैं, सबको दोषी करार, आरोपी करार दे रहे हैं। तो ये दो मुद्दे छाए रहेंगे 2024 के इलेक्शन तक। जारी है कहानी कुर्सी की। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।